हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक क्विट इंडिया एंड लेटर। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, हमें पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और ये 1944 तक चली थी। और ये जो इसके बीच में जो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम एक न्यू फेज शुरू करेंगे मूवमेंट का ब्रिटिशर के अगेंस्ट, और उस मूवमेंट का नाम क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम। तो वो बोलते हैं लोगों को कि जो ब्रिटिश है उनको छोड़ना ही पड़ेगा, जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। टू द पीपल ही सेड डू और डाई। तो लोगों को वो बोलते हैं या तो करो या फिर मरो। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। तो इतने एफर्ट लगा दो ब्रिटिश के साथ लड़ने में। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। मगर आपको लड़ना होगा, अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा, यानी कि खून खराबा नहीं करना। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और बहुत से और लीडर्स जिनको जेल में डाल दिया गया, मगर फिर भी ये मूवमेंट ऐसे ही बढ़ता गया। इट स्पेशली अट्रैक्ट पीजेंट्स एंड द यूथ हु गिव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। तो इस मूवमेंट को किस अटैक हो गए थे, इसकी तरह अट्रैक्ट आकर्षित हो गए थे पीजेंट्स, और जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो गए थे इसको, यानी कि ज्वाइन कर रहे थे इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को। Communication and the symbols of the state authority were attacked all over India, all over country. In many area the people set up their own government। तो बहुत से स्टेट्स पे, बहुत से प्लेसेस पे लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट स्थापित कर ली थी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज अ सीवियर रिप्रेशन। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था ब्रिटिशर का वो तो बहुत ही रिप्रेसिव उनका बिहेवियर था। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 19,000 पीपल वर अरेस्टेड। 19,000 बहुत बड़ी संख्या है, इतने लोगों को 1943 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और 1,000 लोग मारे भी गए थे पुलिस फायरिंग में। इन मैनी एरिया ऑर्डर वर गिवन टू द मशीन गन के भी हुक्म दे दिए गए थे जो क्राउड के ऊपर यानी कि गोलीबारी करेगी। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। तो क्या जी, मगर फिर भी ये पीछे नहीं हटते, फिर भी इस राज को, इस रूलर्स को, ब्रिटिशर्स को वो उनको घुटने टेकने ही पड़ती हैं उनके सामने। टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड अ पार्टीशन। तो अब इंडिपेंडेंस तो भाई अब मिल गई थी, मगर हो गई थी पार्टीशन। Meanwhile, in 1940, the Muslim Leagues had moved to a resolution demand independent state for Muslim in the north, western and eastern area of country। तो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी, हमने बात की थी ना, मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वो डिमांड कर रही थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की जो मुस्लिम के लिए होगी, एक तो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में और एक ईस्टर्न एरिया में उस कंट्री के। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का इस जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करना था उसमें कुछ भी वो नहीं था, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था। वाई डिड द लीग आस्क टू ऑटोनॉमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो कैसे अलग, अपने आप को अलग क्यों करना चाहते थे? फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट nation from the Hindus। In developing this nation it may be been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s and 30s। तो क्योंकि ऐसा हुआ था 1930s में, ये जो लीग था ये देख रहा था कि ये जो मुस्लिम है वो तो कम है, तो ये जो ज़्यादातर रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फ्लुएंस जो मुस्लिम का वो कम होगा, ये इसीलिए टेंशन सी उनमें क्रिएट होगी थी 1920s एंड 1930s में। मोर देन हाँ जी, यहीं से है। More importantly, the province's election of 1937 seems to have convinced the League that Muslims were a minority। 1937 में अगर देखा भी गया तो लीग को भी मतलब दिया गया, उनको भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया गया, मगर वो तो मिनॉरिटी थे, कम थे।
they would always have to play a second fight in any democratic structure। तो वो ऐसा सोचने लग जाते हैं, अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तो वो तो हमेशा सेकंड तौर पे ही, सेकंड नंबर पे ही उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी। द इट फीयर्स दैट द मुस्लिम मे इवन नॉट अनरिप्रेजेंटेड। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम है वो तो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म ज्वाइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 इनटू आल्सो अनॉयड द किंग। तो मगर फिर भी वो डिज़ायर नहीं थी ये कांग्रेस के साथ, उनको वो रिजेक्शन कर रहे थे, मगर फिर भी कांग्रेस बना लेती है, वो कांग्रेस बना लेती है, ज्वाइन कर लेती है लीग को, मगर ये फिर भी उसके साथ खुश नहीं थे। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930s अलाउड द नीड टू वाइडन इट्स अ सोशल सपोर्ट। 1930 में जो कांग्रेस है वो इसको मोबिलाइज नहीं कर पाई, ठीक है, इसके पास नहीं जा पाई मुस्लिम मासेस के पास, जिसके कारण हुआ क्या, तो ये मुस्लिम मासेस जो और भी मुस्लिम थे इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, इनके साथ सपोर्ट करनी शुरू कर दी मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम के साथ। इट sought to enlarge its support in the early 1940s। तो 1940s में इनकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। when most कांग्रेस लीडर वर इन जेल, जब बहुत से कांग्रेस के लीडर जेल में थे। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब वॉर की एंड हुई 1945 में एंड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द ब्रिटिश ओपनड अ नेगोशिएशन बिटवीन अ कांग्रेस द लीडर एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिशर हैं वो बातचीत करते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस करने के लिए, इनको आज़ाद करने के लिए। कांग्रेस जो लीग होती है, कांग्रेस लीग होती है, और जो इसके इंडिपेंडेंस इंडिया के जो ब्रिटिशर वगैरह होते हैं ये इंडिपेंडेंस करने के लिए ये सभी मीटिंग रखते हैं। द टॉक्स फेल्ड, तो ये टॉक होती है, बातचीत होती है, ये फेल हो जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियाज मुस्लिम, क्योंकि जो लीग है वो अपने आप को ऐसा सोल स्पोक्स मान रही थी जो पूरे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, तो जो कांग्रेस है वो इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सिंस लार्ज नंबर ऑफ द मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट, बहुत से जो मुस्लिम है इसको सपोर्ट कर रहे थे इस लीग को। ओके, तो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड, तो ये इस प्रोविंसेस की जो इलेक्शन है दोबारा हेल्ड की जाती है 1946 में। द कांग्रेस डिड वेल इन अ जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कांग्रेस। बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम वाज अ स्पेकुलेटर, यानी कि ये जो लीग के लिए जो एक रिजर्व्ड सीट रखी थी वो भी स्पेकुलेटर थी, ठीक है। इट persisted with its demand for पाकिस्तान, तो वो भाई अब चाहते थे भैया हमें तो पाकिस्तान चाहिए। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सीन अ 3-member mission to Delhi to examine this demand and suggest a suitable political framework to a free India। तो फिर ब्रिटिश काउंसिल बुलाई जाती है मार्च 1946 में, और वो जो कैबिनेट होती है, ब्रिटिश कैबिनेट होती है, 3 members की ये कैबिनेट होती है, वो डिसाइड करती है, वो फ्रेम तैयार करती है कि इंडिया को कैसे फ्रीडम दी जाएगी, कैसे उसको आज़ाद किया जाएगा। दिस मिशन सुजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, तो ये जो मिशन है वो ये सुजेस्ट कर रहा था कि जो इंडिया है उसको यूनाइटेड रहना है और कॉन्स्टिट्यूट itself as a loose confederation with some autonomy for a Muslim majority area, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree the specific detail of the proposal। मगर जो इन्होंने प्रपोजल दिया था उसको ना तो कांग्रेस ना तो ये मुस्लिम है वो इस प्रपोजल को एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है, एग्री नहीं कर सके थे। पार्टीशन नाउ बिकम अ मोर और लेस इनएविटेबल, तो अब पार्टीशन तो निश्चित ही थी। तो इससे पहले ये जो हमारे ये बॉक्सेस हैं वो पढ़ते हैं, बाकी फिर डिस्कस करते हैं उसको, है ना। तो ये हम देख रहे थे, ये देखो पहले तो, है ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का आप देख सकते हो, ये तो पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ मैं। तो ये है बोस एंड INA, सुभाष चंद्र बोस, क्या बोस, इनका पूरा नेम क्या है, सुभाष चंद्र बोस, अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद अ सोशलिस्ट लीनिंग
बोस डिड नॉट शेयर अ गांधी जीज आइडल ऑफ अहिंसा। जो बोस थे वो गांधी जी का जो अहिंसा का वो आइडिया था उसको ये अपोज करते थे, उसको फॉलो नहीं करते थे। तो ही रिस्पेक्ट हिम एज द फादर ऑफ नेशन, चाहे वो गांधी जी को एज अ फादर ऑफ नेशन उसकी रिस्पेक्ट करते थे। जनवरी 1941 ही सीक्रेटली लेफ्ट अ कलकत्ता होम, तो वो सीक्रेटली वो कलकत्ता चले जाते हैं। वेंट टू सिंगापुर, वो फिर सिंगापुर चले जाते हैं जर्मनी से, और वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो जिसको इंडियन नेशनल आर्मी INA इंडियन नेशनल आर्मी के तौर पे उनको क्या करते हैं, ये एक बनाते हैं। टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वह ब्रिटिश के कंट्रोल से इसको मुक्त करना चाहते हैं हमारे कंट्री को। इन 1944 INA ट्राइड टू एंटर इंडिया, तो INA ट्राई करती है कि कैसे इंडिया में इम्फाल और कोहिमा के ज़रिए एंटर किया जाए, बट द कंपेनियन फेल्ड, इनका जो ये आने चाहते थे वो कंपेनियन फेल हो जाता है। द IN मेंबर वर इम्प्रिजन, तो जो INA मेंबर है उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल भी चलता है, होता है। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल द वॉक्स लाइफ पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स, तो INA के जो ये ट्रायल्स है उसके खिलाफ लोग बहुत मूवमेंट करते हैं कि उनको छोड़ा जाए। उसके बाद ये फिगर्स देखते हैं, ये मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सत्याग्रह, ये मौलाना आज़ाद हैं, ये वाले देख सकते हो। आज़ाद वाज बोर्न इन मेक्का टू अ बंगाली फादर एंड एन अरेब मदर, जो आज़ाद है वो मेक्का में पैदा होते हैं, उनके फादर बंगाली होते हैं और उनकी मदर अरेबिक होती है। वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, बहुत लैंग्वेजेस आती हैं इनको। ये स्कॉलर थे इस्लाम के एंड एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ द वहादत ए दीन, द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल द रिलीजन एंड एक्टिव पार्टिसिपेट इन द गांधीयन मूवमेंट, तो गांधीयन मूवमेंट में ये बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे। एंड अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही हैज़ अपोज टू जिन्ना टू नेशन थ्योरी, तो जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे ना कि टू नेशन बन जाए, तो मगर ये उस थ्योरी को बिल्कुल ही अपोज करते थे। ये कौन है, ये आज़ाद। आगे देख सकते हो ये इसमें, तो ये है जी चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर गांधी जी जिन्ना टॉक्स, तो जिन्ना के साथ बात करने से पहले ये इनसे बात कर रहे हैं गांधी जी। 1944 की ये फिगर है। ओके, veteran nationalist and the leader of the Satyagraha in the South. C. Rajagopalacharya, popularly known as a राजा जी के नाम से ज़्यादा फेमस हैं। Served as a member of the interim government of 1946 and as Free India's first Indian government journal, तो ये एक फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो ये फिगर नंबर 8 में देख सकते हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल played an important role in the negotiation of the independence during 1945 to 47, तो ये जो नेगोशिएशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसमें ये भी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वो इन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। पटेल hailed from an improvised peasant proprietor family of the Nadiad, Gujarat, a foremost organizer of the freedom movement from 1918 onward. Patel served as a president of Congress. प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस के तौर पे भी इन्होंने वर्क किया था 1931 में। ये फिगर को देख सकते हो, ये मोहम्मद अली जिन्ना हैं विद महात्मा गांधी के साथ बॉम्बे सितंबर 1944 में। एन एम्बेसडर ऑफ अ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंटिल 1920, 1920 तक ये हिंदू मुस्लिम दोनों को इकट्ठे करते हैं और ये एक एम्बेसडर होते हैं। और जिन्ना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ये लखनऊ पैक्ट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ही रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग, तो इन्होंने दोबारा से जो रीऑर्गेनाइज्ड किया था मुस्लिम लीग को 1934 में, और ये मेजर स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं जो पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये फिगर 20, जवाहरलाल नेहरू लिसन टू महात्मा गांधी बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस जुलाई 1946, ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं गांधी जी को बॉम्बे सेशन से पहले।
Okay, Gandhiji's disciple, a Congress socialist and an internationalist, Nehru was the leading architect of the national movement and of the free India's economy and polity. तो ये जर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं विद नो रिजर्वेशन, यानी कि जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, वो वाले इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं फॉर एनी रिलीजन और द अदर कम्युनिटी। यहाँ पे देख सकते हो ये खान अब्दुल गफ्फार खान एक द पश्तून लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस विद हिज कॉलीग एट पीस मार्च थ्रू बिहार मार्च 1947। ओके, ऑल्सो नॉन एज अ बादशाह खान, बादशाह खान भी बोला जाता है इनको, ये देख सकते हो आप पीछे। ओके, ऑफ द कुडाई Khidmat Guards, a powerful non-violent movement among the Pathans of his provinces. Badshah Khan was strongly opposed to the partition of India. ये बादशाह खान भी जो पार्टीशन हुई थी इंडिया की उसके अपोज्ड थे। He criticized his Congress colleague for agreeing to 1947। तो ये क्रिटिसाइज करते थे इंडिया के जो लीडर्स हैं कि आपने इसको मंजूरी क्यों दी। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आगे हम देखते हैं, आगे है आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की फेलियर के बाद द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू मास एगिटेशन फॉर द विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो क्या जी ये बस पार्टीशन की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। इट अनाउंस 16 August 1946 as the Direct Action Day. This day riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of the thousands of the people. By 15 अगस्त को तो इंडिया को मतलब सबको आज़ाद कर दिया जाता है। तो 16 को क्या होता है, 16 अगस्त को ये मतलब इसके पार्ट बना दिए जाते हैं, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। और अलग करने के साथ होता क्या है, तो भाई बंगाल में कलकत्ता में दंगे शुरू हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे हो जाते हैं और बहुत दिनों तक चलती हैं। 1000 लोगों की डेथ चली जाती है, यानी कि मारे जाते हैं। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो वायलेंस है तो ये मार्च 1947 में ये और भी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में भी फैल गया। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड, बहुत से हज़ारों लोग ही इसमें मारे जाते हैं। न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अ अनटोल्ड ब्रूटैलिटी। तो क्या जी जिसको कहा नहीं जा सकता, वुमेन्स को इतनी भयानक ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ा इस पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ द पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और torn asunder from their homeland, they were reduced to being refugees इन एलियन लैंड्स। तो यानी कि वो एलियन लैंड पे जा रहे थे अपना घर बार छोड़कर। पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज, तो पार्टीशन के साथ इंडिया भी चेंज हो गया था। मैनी ऑफ इट्स सिटी चेंज, तो इनकी बहुत सी सिटीज़ चेंज हो गई थी। ओके, सिटीज़ चेंज हो गई थी, न्यू कंट्री बन गई थी पाकिस्तान, अब वो बॉर्न हो गई थी। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल का मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। एक तरफा तो हमें खुशी थी कि हम आज़ाद हो गए, एक तरफा हमें गम भी था कि हम पार्टीशन होगी उसका, और पार्टीशन का और वायलेंस के कारण ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी ईयर है। ठीक है, 1947। तो ये देख सकते हो ये रिफ्यूजीज हैं फ्रॉम राइट टाउन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। शेल्टर एंड फूड की बहाल में ये देखो इतने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एल्सवेयर में नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ अगन्ना। The late 19th and the early 20th century witnesses the rise of nationalism। 19 और 20th century में ये जो नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा उभर कर आता है मैनी अफ्रीको एशियन कंट्रीज़ में भी। इन मैनी ऑफ दीज आर नेशनलिस्ट अक्रॉस टू अ पार्ट ऑफ द एंटी कलोनियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो वो भी एंटी स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं जो कलोनियल हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने कलोनी बनाई हुई है उनके खिलाफ। कलोनियल रूल इन अफ्रीका वाज अ dictatorial, तो only the chiefs were allowed to rule on the behalf of the foreign power। तो यहाँ पे जो सिर्फ चीफ थे उनको ही पावर का अधिकार था और इस फॉरेन पावर के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिवली द लॉ अफेक्टिंग African were creating in all the whites legislature। African had no decision making power। African के पास कोई भी decision making power नहीं थी और ना वो रिप्रेजेंट कर सकते थे अपने आप को। Not
until after the Second World War at least, the forcible take over land from the local owner or the user, increased taxation and the poor working condition led by a many African प्रोटेस्ट, यानी कि इसमें भी अफ्रीका में भी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कॉलोनी के खिलाफ। कॉलोनी किसकी थी? अफ्रीका, अमेरिका की। Okay, 1957, Ghana, known until then as the Gold Coast, became the first sub-Saharan African country to gain its independence। तो ये जो गाना है ये सबसे पहली कंट्री थी जिनको इंडिपेंडेंस मिलती है। The freedom movement was led by the Kwame Nkrumah's Convention People's Party through strikes, boycotts and mass rallies। यानी कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स की, बॉयकॉट किए, ठीक है, तब इनको जाकर आज़ादी मिलती है। ओके, यानी कि आज़ादी बहुत औखी है भाई, हमें बहुत मुश्किल होती है वो करनी, हमें इसका सही यूज़ करना चाहिए, है ना। इन 1951 दिस पार्टी वन अ ह्यूज इलेक्टोरल विक्ट्री। तो 1951 में इसको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिल जाती है इलेक्शन में। इट अपोज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन विच द ब्रिटिश रूलर्स हैड अलाउड द चीफ टू नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव। तो ये जो ब्रिटिशर ने चलाया होता रूल, उसके ये बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। इट पास्ड द ब्रिटिश टू ग्रांट द लेजिस्लेटिव दैट कंटिन्यू टू no dominated or a special member and won the demand in 1954। तो ये उन्होंने बोला ब्रिटिशर को कि हमें ऐसा नहीं है किसी को स्टेटस के हिसाब से जॉब वगैरह देना या कोई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देना। इलेक्शन टू द नॉन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड 1956। तो 1956 में ये इलेक्शन भी हेल्ड किए गए ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन अंडर द नेम गाना। तो उसको नाम दिया गया, इंडिपेंडेंट जब हो गया था तो उसका नाम दिया गया गाना। तो ये हो गया है चैप्टर हमारा कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9। बहुत लेंथी चैप्टर था, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। पढ़ते रहिए। जय हिंद।